गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपका सिविल 5th सेमेस्टर का वीडियो है, ठीक है। और सब्जेक्ट का नाम है आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग शॉर्ट में टॉस बोलते हैं। तो इसके पहले मैंने आपको 4 लेक्चर प्रोवाइड किया है और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा का पूरा सेकंड लास्ट और लास्ट 3 लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में मैंने पूरा का पूरा आपको लोड के बारे में बताया था। लोड कितने तरह का होता है, लोड के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या उसका नेचर होता है, क्या उसका डायग्राम होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे टॉस का लेक्चर यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और यूनिट नंबर 1 जो है, ये यूनिट 1 जो है आपका डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का है, ठीक है। जिसमें आपको पूरे के पूरे टॉस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहीं से पूछेगा। आपको पूरा का पूरा सिलेबस बताया हुआ, आप सिलेबस देख लेंगे कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछेगा। आई थिंक ये 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपके एग्जामिनेशन में। खैर एनीवे, हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर का नाम है आपका डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस में जो हम पहला बात करेंगे, एक्सियल लोड के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी मेरा बताया हुआ है, ठीक है। जब हम लोड के बारे में आपको बता रहे थे तो लोड के बारे में मैंने आपको डिस्कस कराया था, तो वहाँ पे मैंने एक्सियल लोड के बारे में, बहुत सारे लोड्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो फिर से मैं आपके सामने डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। फिर से मैं आपको बता दूँ कि होता ये क्या है। ये कहता है अ लोड हुज लाइन ऑफ एक्शन coincide with the axis of member or whose line of action act at a centroid of section of member is called क्या, एक्सियल लोड या डायरेक्ट लोड। इसका सिंपल सा कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर कोई भी लोड किसी भी कॉलम के ऊपर, ठीक है, कोई भी लोड अगर किसी भी कॉलम के ऊपर, अगर उस कॉलम के एक्सिस पे लगे, बात को समझिएगा, कोई भी लोड है, अगर वो लोड दिए हुए कॉलम के एक्सिस के ऊपर या सेंट्रोइडल लाइन के ऊपर अगर लगता है और वो लोड आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो बेसिकली आपका क्या होता है, वो कंप्रेसिव नेचर का होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम की मदद से मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक कॉलम है और ये कॉलम है और ये कॉलम का आपका एक्सिस है, और इस एक्सिस के ऊपर, ये जस्ट इसके एक्सिस के ऊपर ही आपका लोड लगेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, इस सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर ही ये पी क्या है, लोड इसके ऊपर लग रहा है ना। तो वैसे लोड को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सियल लोड बोलेंगे, या उसी का दूसरा नाम आपका क्या है, उसी का दूसरा नाम है आपका डायरेक्ट लोड, है ना। तो सिंपल सा बात ये हो गया कि दुनिया में कोई भी कॉलम होगा या कोई भी मेंबर होगा, अगर उस मेंबर के एक्सिस के ऊपर लोड लगेगा, जो बेसिकली आपका कॉम्प्रेसिव नेचर का लोड होता है, ठीक है, तो वैसे लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल लोड बोला जाता है, या वैसे ही लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लोड बोलेंगे। और इस एक्सियल और डायरेक्ट लोड के कारण, इस एक्सियल और इस डायरेक्ट लोड के कारण जो कॉलम में स्ट्रेस डेवलप होगा, उस कॉलम को हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस है, या उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, एक्सियल स्ट्रेस बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन लिखा है डायरेक्ट स्ट्रेस का, ये क्या है, द स्ट्रेस डेवलप्ड बाय एक्सियल लोड। तो एक्सियल लोड आपको क्लियर है, या डायरेक्ट लोड इज कॉल्ड क्या, डायरेक्ट स्ट्रेस। क्लियर है। इसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा डी से इंडिकेट करते हैं। सिग्मा कहने का मतलब आपका हुआ स्ट्रेस, और डी सबस्क्रिप्ट कहने का मतलब आपका क्या हुआ, डायरेक्ट। इट इज बेसिकली कंप्रेसिव इन नेचर। जस्ट मैंने आपको बताया कि ये जो लोड इस मेंबर के ऊपर लगेगा, ये लोड आपका किस नेचर का होगा, कंप्रेसिव नेचर का होगा, जिसमें हमेशा लोड आपका ये कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, है ना। और दूसरा आपको पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज जनरली टेकन एज पॉजिटिव। हम इस चैप्टर में, डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस के चैप्टर में, जो मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, जो मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, उस कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम लोग मान के चलेंगे ये पॉजिटिव होगा, और जो मेरा टेंसाइल स्ट्रेस होगा या टेंसाइल लोड होगा, उसको हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, नेगेटिव मान के चलेंगे इस चैप्टर में, है ना। अब इसके बाद कहता है क्या कि द इंटेंसिटी इज टेकन एज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द क्या, मेंबर। बात को समझिएगा, यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, ये आपका एक कॉलम है, ठीक है, और इस कॉलम के एक्सिस के ऊपर मैंने एक लोड लगाया, और ये लोड जस्ट इसके एक्सिस पे लग रहा है, और ये लोड आपका कैसा है, कंप्रेसिव नेचर का है।
हम लोग मान के चल रहे हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है। जैसे हम अगर यहाँ बात करें तो ये क्रॉस सेक्शन का व्यू यहाँ मैंने आपको बनाया है, ये क्रॉस सेक्शन है। तो क्रॉस सेक्शन आपका कैसा है, ये क्रॉस सेक्शन आपका रेक्टेंगुलर नेचर का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, जिसका विड्थ आपका क्या होगा, बी होगा, और डेप्थ आपका क्या होगा, डी होगा। इसका जो चौड़ाई है वो आपका बी है, और जो ये गहराई है वो आपका क्या है, डी है ना। जिसको बेसिकली अगर ड्राइंग की भाषा में कहा जाए तो ये आई थिंक प्लान होगा, और ये आई थिंक ये एलिवेशन होगा, और ये प्लान होगा, है ना। तो खैर आप लोग ड्राइंग की भाषा में इसको समझते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली हम मान के चल रहे हैं कि ये जो मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये जो कॉलम है, कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है, ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन आपका कैसा है, रेक्टेंगुलर। ये सर्कुलर भी हो सकता है, ये सर्कुलर भी हो सकता है, जिसमें ये बी है और ये क्या है, डी है, विड्थ और डेप्थ हो गया। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट स्ट्रेस निकालें तो स्ट्रेस निकालने का सिंपल आप लोग भाषा जानते हैं, सिंपल आप लोग मीनिंग जानते हैं कि स्ट्रेस बराबर लोड अपॉन क्या होता है, एरिया होता है। तो लोड यहाँ पे क्या लग रहा है, P, और एरिया आपका क्या है, A। तो एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो B इंटू क्या हो जाएगा, D। अब यहाँ पे मैंने बोला कि जो यहाँ पे इस एक्सिस के ऊपर लोड लग रहा है, ये पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर क्या है, पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये क्या लग रहा है, ये यूनिफॉर्म नेचर का है। मतलब कहने क्या हुआ कि जो लोड इंटेंसिटी, ये P का जो मैग्नीट्यूड है, इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के ऊपर, ये जो क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया, इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर थ्रू आउट सब जगह लोड का डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा है, सेम है। तो अगर ये स्ट्रेस डायग्राम इसका बनाया जाए, स्ट्रेस डायग्राम इसको अगर हम बनाएंगे तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का है ये, मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनता है। तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन का है ये, और इस पर जितना भी लोड लग रहा है, ये पूरा का पूरा जो लोड है, ये सब जगह इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर क्या है, थ्रू आउट सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सियल लोड का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हो जाएगा। हम लोग मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा लोड जो होगा इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर थ्रू आउट क्या होगा, सिमिलर होगा, इंटेंसिटी उसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसके कारण जब ये इसका इंटेंसिटी कांस्टेंट होगा, दैट्स वाई ये आपका डायग्राम ऐसा बनेगा, कहीं पे किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। तो अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हम लोग एसेंट्रिक लोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एसेंट्रिक लोड का मतलब आप लोग सिंपली जानते हैं कि एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है। एसेंट्रिसिटी का मतलब आपको सिंपल, मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में भी आपको अवेलेबल कराया था, बताया है कि वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आपको बताया कि एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है। एसेंट्रिसिटी का सीधा सा मतलब ये होता है अवे फ्रॉम द एक्सिस। मतलब कहने का ये हुआ कि कोई भी लोड, अगर ये लोड इस सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर ना लगे, इस सेंट्रोइडल एक्सिस से इधर या इस सेंट्रोइडल एक्सिस के इधर लगेगा, तो उस लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, एसेंट्रिक लोड बोलेंगे। और उस एसेंट्रिक लोड के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो एसेंट्रिक स्ट्रेस होगा। और इसी एसेंट्रिक लोड के कारण किसी भी कॉलम में शियरिंग और बेंडिंग दोनों डेवलप होता है। इसी के कारण कोई भी कॉलम आपका क्या करेगा, बेंट करेगा, या कोई भी कॉलम आपका क्या करेगा, मुड़ेगा। तो बेसिकली जो कॉलम में मुड़ने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग यहाँ पे बकलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बकलिंग बोलेंगे। और बकलिंग का मतलब ही होता है क्या, बेंडिंग एक्शन, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद हम लोग एक स्टडी करेंगे कि एसेंट्रिक लोड क्या होता है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, वो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख के आपको क्लियर कर दूंगा विथ डायग्राम के साथ। अब हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट जो मेरा है एसेंट्रिक लोड है। तो एसेंट्रिक लोड के बारे में जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि एसेंट्रिक लोड बाबू वैसा लोड है जो किसी भी मेंबर या कॉलम के सेंट्रोइडल एक्सिस या एक्सिस के ऊपर कॉन्साइड नहीं करता है, ठीक है। एक्सिस से दूर होता है, आइदर में भी लेफ्ट, आइदर में भी राइट, कहीं भी हो सकता है, मतलब एक्सिस पे नहीं होगा, है ना। तो वैसे लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, एसेंट्रिक लोड बोलेंगे। और उस लोड के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो बेंडिंग स्ट्रेस होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि एसेंट्रिक लोड के कारण ही किसी भी कॉलम में बेंडिंग एक्शन डेवलप होता है। ये बातें मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया है, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 या 4 आपका होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ये कहता है कि अ लोड एक्ट अवे फ्रॉम द सेंट्रोइड ऑफ अ सेक्शन और लोड whose line of action do not coincide with the axis of member is called क्या, एसेंट्रिक लोड, है ना। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, अभी जस्ट मैंने बोला कि अगर आपका कोई भी लोड
दिए हुए कॉलम के एक्सिस से होकर नहीं पास करेगा, एक्सिस से अवे पास करेगा, है ना, तो वैसे लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, एसेंट्रिक लोड बोलेंगे। और एसेंट्रिक लोड में दो चीज़ें आती है। एसेंट्रिक लोड जब कभी भी आएगा तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट स्ट्रेस भी इंक्लूड होगा। दिमाग में बात एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि कहीं भी अगर हम एसेंट्रिक लोड का बात करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस भी इंक्लूड होगा। और ये कैसे डायरेक्ट स्ट्रेस इंक्लूड होगा मैं आपको बताऊंगा। और बेंडिंग स्ट्रेस तो होगा ही, तो अगर हम लोग टोटल स्ट्रेस की बात करें वहाँ पे, तो टोटल स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेस की अगर बात की जाए, मिनिमम स्ट्रेस की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये कैसे आएगा मैं आपको बताऊँगा, जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में आपका अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एसेंट्रिक लोड, एसेंट्रिक अभी बोला मैंने कि एसेंट्रिक लोड के कारण हमेशा कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। एंड डायरेक्ट स्ट्रेस बोथ इन ए मेंबर। कहने का मतलब हुआ कि आपका इस एसेंट्रिक लोड के कारण आपका एक स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो बेंडिंग स्ट्रेस होगा, और एक जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो आपका क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस होगा, है ना। तो ये चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे। अब है दूसरा मेरे पास एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी का मतलब तो मैंने आपको बताया ही कि कॉलम का एक्सिस और एक्सिस से दूर किसी अदर पॉइंट पे अगर कोई लोड लग रहा होगा तो उन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। जस्ट अभी आपको बताया गया है, आपको बहुत बार मैंने ये टर्म बताया है, तो फिर से आप समझ लीजिए कि ये है क्या। जैसे मैंने बोला आपको, मैंने यहाँ पे बोला कि अगर कोई आपका ये कॉलम है, ठीक है, और ये कॉलम का क्या है, एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर लोड नहीं लग रहा है, लोड आपका यहाँ लग रहा है, तो ये एक्सिस और ये पॉइंट जहाँ पे लोड आपका लग रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। और इसको हम लोग बेसिकली कैसे इंडिकेट करते हैं, ई से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बात को आप समझिएगा, बात आप थोड़ा अच्छे से समझेंगे। क्या है ये बात, ये आपका ये एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है, ठीक है, और इसके ऊपर जो लोड लग रहा है ये आपका कॉम्प्रेसिव नेचर का लोड आपका P। तो जितना लोड आपका यहाँ पे लग रहा है सेम लोड आपका नीचे से भी लगेगा, और इस एक्सिस के ऊपर स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि कहीं कहीं कभी भी ब्रिज वगैरह या बड़े बड़े पुल का फॉर्मेशन होता है, तो अगर कोई भी कॉलम है, कॉलम में अगर कोई भी लोड अगर उसके ऊपर डाला हुआ होता है तो जस्ट उसके सेंटर के ऊपर होता है, सेंटर से आगे पीछे नहीं होता है। अगर सेंटर से आगे पीछे हो जाएगा तो वो बेंड कर जाएगा, बकल हो जाएगा। जैसे सिंपल सा बात को आप मान के चलिए कि यहाँ पे अगर हम लोड को यहाँ ना लगा के यहाँ पे लगाएं, तो लोड यहाँ ना लगा के यहाँ लगाएंगे तो इस पोर्शन पे आपका लोड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और ये चाहेगा कि ये मुड़ना शुरू कर देगा, एकदम ऐसे हो जाएगा। देखो अगर ये यहाँ से आया तो इसका टेंडेंसी ये जो है, ये टेंडेंसी आपका ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे लोड आपका ज़्यादा है और यहाँ पे लोड आपका कम है, तो जहाँ पे ज़्यादा लोड होगा वो पोर्शन दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, और जहाँ पे कम लोड है वहाँ से वो क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। तो ये इधर का और इधर का लोड बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इसके सेंटर पे लोड लगाया जाता है कि ये अपनी जगह पे क्या रहे, स्टेबल रहे, अपनी जगह पे ये आराम से खड़ा रहे। इसी कारण से यहाँ पे जो लोड लगाया हुआ होता है, तो लोड यहाँ पे हमेशा इस एक्सिस के ऊपर जो होगा, ये कभी भी इस एक्सिस के ऊपर, ये कभी जब ये लोड लगेगा तो ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसमें बेंडिंग नहीं आएगा। तो बेंडिंग क्यों नहीं आएगा, तो ये बात जाहिर सी है कि यहाँ पे जो आपका लोड लग रहा है, तो जितना अमाउंट का लोड आपका नीचे लग रहा है तो उतना ही अमाउंट का लोड आपका कहाँ से लग रहा होगा, ऊपर से लग रहा होगा, तभी अपनी जगह पे स्टेबल खड़ा है ना। तो ये जो यहाँ से यहाँ जो लोड लगा, इसी को हम लोग एसेंट्रिक लोड कहेंगे। और जहाँ एसेंट्रिक लोड आएगा, तो एसेंट्रिक लोड आएगा तो वहाँ पे आपका बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा और आपका डायरेक्ट स्ट्रेस भी आएगा। बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा और आपका दूसरा आपका क्या आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस भी आएगा। आप लोगों ने एकदम सिंपल से मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि कभी भी बड़े बड़े ब्रिज को, चाहे वो रेक्टेंगुलर सेक्शन का कॉलम हो, चाहे वो सर्कुलर सेक्शन का कॉलम हो, कभी भी आप उसके ऊपर जो लोड पड़ता है, ठीक है, ऐसे ट्रैक बना हुआ इसके ऊपर जो लोड पड़ता है एकदम सेंटर पे जाके पड़ता है।
इधर उधर नहीं पड़ेगा सर। और सेंटर पे जाकर जब पड़ता है तो आपका वो अपनी जगह पे स्टेबल रहता है, खड़ा रहता है। और सेंटर पे पड़ने के कारण क्या होता है कि इसमें बेंडिंग वेंडिंग कुछ नहीं होता है, ना ये बेंडिंग करेगा, ना ये दबेगा, ना उठेगा। तो क्यों नहीं उठेगा कि जितना लोड आप ऊपर से लगा रहे हैं उतना ही लोड आपका कहाँ से लग रहा है, नीचे से लग रहा है। और दोनों लोड मिल के आपस में एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, उस एक्सिस के ऊपर स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो उस एक्सिस के अबाउट वो क्या होगा, डिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन वही लोड अगर हम सेंटर से थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे, मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर हम नहीं लगाएं, तो सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर नहीं लगाएंगे तो वो जो मेरा कॉलम है वो बकल करना शुरू कर देगा, बेंड करना शुरू करेगा। तो इसीलिए आपका एसेंट्रिक लोड के कारण जो होता है किसी भी कॉलम में बकलिंग या बेंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके कारण हम बार बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं कि जहाँ पे एसेंट्रिक लोड आएगा तो एसेंट्रिक लोड में आपका डायरेक्ट स्ट्रेस भी आएगा और बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा। तो अब यहाँ पे बातें आती हैं कि सर जब ये दोनों का दोनों स्ट्रेस डेवलप होगा तो ये कॉलम जो मेरा है, ये जो कॉलम मेरा है, इस कॉलम में किस पोर्शन पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगा और किस पोर्शन पे मिनिमम स्ट्रेस होगा, किस पोर्शन पे आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होगा और किस पोर्शन पे आपका मिनिमम स्ट्रेस होगा। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर किया हुआ है लोड वाले लेक्चर में। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि जब ये लोड इस पे लगेगा तो इसमें जो बेंडिंग होने का कैपेबिलिटी होगा, ये बेंडिंग होने का जो कैपेबिलिटी होगा, ये बेंडिंग होने का कैपेबिलिटी कुछ इस तरीके से रहेगा। ये इस तरीके से मुड़ेगा, ये इस तरीके से मोमेंट इसमें आना शुरू होगा। तो आप यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, सी और डी मान लेते हैं इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट डी जो है ये कंप्रेस हो रहा है। ये जो पॉइंट आप डी देख रहे हैं ये कंप्रेस हो रहा है, और पॉइंट सी जो आप देख रहे हैं ये कंप्रेस नहीं हो रहा है, ये उठ रहा है ऊपर की ओर। तो यहाँ पे जो नेचर होगा स्ट्रेस का, ये कॉम्प्रेसिव नेचर का होगा। यहाँ पे जो स्ट्रेस का नेचर होगा दैट विल बी इन कॉम्प्रेसिव इन नेचर। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेस का नेचर होगा ये टेंसाइल नेचर का होगा, है ना। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो कम होगा और यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो ज़्यादा होगा, और इसकी टेंडेंसी ऐसे बेंड करने की होगी। और इसमें मोमेंट मतलब ये आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, ये ऐसे है तो ये ऐसे आपका मुड़ना चाहेगा, है ना। तो जब ये ऐसे मुड़ना चाहेगा तो जो यहाँ वाला पोर्शन है वहाँ पे दबाव ज़्यादा पड़ेगा तो कंप्रेसिव ज़्यादा होगा, और जो उठ रहा है तो वहाँ पे आपका दबाव क्या है, कम है। तो इसलिए टेंसाइल नेचर का होता है और इसीलिए आपका क्या होता है, कंप्रेसिव नेचर का होता है। तो 2-3 चीज़ें आप दिमाग में डालेंगे कि कंप्रेसिव जब स्ट्रेस हम कंसीडर करके चलेंगे तो इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे इस चैप्टर में, और जो टेंसाइल नेचर का होगा उसको हम लोग निगेटिव कंसीडर करके चलेंगे। और कभी भी आपका एसेंट्रिक लोड आएगा तो एसेंट्रिक लोड के कारण दोनों स्ट्रेस डेवलप होगा, बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप होगा और दूसरा आपका डायरेक्ट स्ट्रेस भी डेवलप होगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ मैक्सिमम होगा और कहाँ मिनिमम होगा, तो ये भी आपको पता चल गया कि बेंडिंग स्ट्रेस आपका इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और इस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम होगा। कारण कि यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स आपका ज़्यादा है और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस लोड के कारण ये फोर्स आपका यहाँ पे कम है। ये इधर से भी मुड़ सकता है, जिस साइड में आपका फोर्स ज़्यादा रहेगा उधर से वो क्या कर देगा, मुड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगले टॉपिक पे आएंगे कि भैया एसेंट्रिसिटी का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो उसके पहले मैंने आपको ये डिस्कस कर दिया, एसेंट्रिसिटी वगैरह बता दिया। तो इसका एग्जाम्पल है कुछ, जैसे एग्जाम्पल में आपका क्या है, विंड प्रेशर ऑन वॉल एंड चिमनी। मतलब कहने का क्या है कि कोई वाल है तो वाल पे हर जगह जो आपका प्रेशर का वैल्यू होगा वो समान नहीं होगा। मतलब जैसे आपको पता है कि जैसे आपका हाइट बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपका जो होता है प्रेशर का भी मान बढ़ता चला जाता है। कारण कि आपको पता है कि P बराबर आपका क्या होता है, रो जी एच, और ये डायरेक्ट आपका P जो है किस पे पर डिपेंड करेगा, H पर डिपेंड करेगा, है ना। और ये G रो इंटू जी तो आपको पता है कि स्पेसिफिक वेट होता है आपका। खैर वो आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। उसके बाद जो दूसरा है वाटर प्रेशर ऑन डैम के ऊपर जो वाटर प्रेशर होता है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि डैम जब बनता है तो नीचे का पोर्शन फ्लैट रहता है और ऊपर का पोर्शन आपका क्या रहता है, ठीक रहता है। तो नीचे का पोर्शन में आपको प्रेशर सबसे ज़्यादा महसूस होगा, है ना। तो यूनिफॉर्म शेप में वो दीवार की तरह खड़ा हुआ किया हुआ नहीं रहता है, वो आपका यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड की तरह खड़ा हुआ रहेगा। इस तरीके से ये रहता है, इस तरीके से ये रहता है डैम बना हुआ। ये नीचे का जो पोर्शन होता है वो फ्लैट होता है। रीज़न इसके पीछे है कि वाटर का प्रेशर यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आप एकदम जनरल बात में आप चलिए कि अगर आप यहाँ से इसका डायग्राम बनाना शुरू करिएगा तो ये डायग्राम आप यहाँ से खींचिएगा तो ये कुछ इस तरीके से इसका जाएगा, और ये इस शेप को हम लोग बोलते हैं यूवी यानी यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। ये ऑलरेडी आपको मैकेनिक्स में पढ़ाया हुआ है।
आगे मेरा है ऑफसेट लिंक। ऑफसेट का मतलब ही होता है कि वो सेंटर पे नहीं होगा। ऑफसेट लिंक कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि कहीं भी कोई भी लिंक जुड़ा हुआ इस तरीके से है कि वो सेंटर से पास करके नहीं जा रहा है, ठीक है। और फिर मेरा है लोड एग्जर्टेड ऑन सी क्लैंप लिंक। सी क्लैंप लिंक कहने का मतलब आप लोगों ने देखा होगा घर में स्लाइड रिंच इस तरीके का होता है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सी क्लैंप लिंक होता है और ये सेंटर से नहीं, ये जब इसको टाइट और ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे जाके ये टाइट होता है। जैसे जैसे इसको घुमाते जाइएगा तो यहाँ पे जाके, मतलब सेंटर पे नहीं होता है, ये सी क्लैंप कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो आपको एसेंट्रिसिटी को शो करता है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में कि जो एसेंट्रिसिटी है और ये जो आपका लोड लग रहा है P, इस एसेंट्रिक लोड के कारण क्या क्या इफेक्ट डेवलप होगा और कैसे हम लोग उस बेंडिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे, ये सिग्मा बी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे जो मैक्सिमम और यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू हो रहा है वो मेरा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, उसको भी हम एक एक करके देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।